कोई करंट जा रहा होगा, तो ये करंट किस पे डिपेंड करता है? तो करंट डिपेंड करता है इन ए और बी के बीच के वोल्टेज पे। जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। कई किताबों में इसको ऐसे लिख देते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन V प्रोपोर्शनल टू I लिखना गलत होता है, क्योंकि करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, वोल्टेज नहीं, मतलब वोल्टेज बाप है और करंट उसका बेटा है, बच्चा है ना। ये है सोर्स जहां से चीज शुरू होगी, क्योंकि बैटरी के बिना करंट नहीं होता, और ये है उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट। तो करंट और वोल्टेज के बीच में ओम्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया था। उसने सिंपल सी बात ये बोली थी कि जो भी करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिन दो पॉइंट के बीच में वो फ्लो कर रहा है करंट। और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए यहां पे आ जाएगा 1/R। तो V इक्वल्स टू IR। इसमें दो चीजें याद रखनी है तुमको, कि ये जो वोल्टेज होता है ये दो पॉइंट के बीच में होता है, और रेजिस्टेंस भी दो पॉइंट के बीच में होता है, पर करंट हर जगह पे सेम रहता है। और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होगा? अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, ये मतलब है। और थोड़ा गहराई में क्या मतलब होगा इसका? अगर आपने वोल्टेज को कर दिया 20 टाइम्स, तो जो करंट होगा वो भी कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स, सेम 20 टाइम्स। तो दोनों में जो चेंज होगा वो सेम आता है चेंज, पोटेंशियल के टर्म्स में। तो एक्चुअली में पोटेंशियल क्या होता है? एक तरह से आप बोल सकते हो किसी जगह की या किसी पॉइंट की स्टेट, स्टेट ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। जो भी चार्ज है, चार्ज के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, उस चीज को शो करने का जो काम होता है वो ये चीज करती है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे कोई फिसल पट्टी है अगर, और आपने यहां पे किसी चीज को रखा, तो वो अपने आप फिसल करके नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां मान रहा हूं ग्राउंड है, ये सरफेस है ग्राउंड, अर्थ का सरफेस, तो ये जो पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, ये दोनों सेम नहीं है अर्थ के लिए। अर्थ के लिए ए वाला पॉइंट पास में है, बी वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर है, दूर है उससे। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज को बी पॉइंट पे रखते हो तो वो ए पे आ जाएगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि आप बोलोगे कि जो पोटेंशियल है बी का वो ग्रेविटी के हिसाब से ज्यादा होगा। तो ग्रेविटी का जो पोटेंशियल होगा वो किस पॉइंट का ज्यादा होगा? बी का, देन ए। तो चीज कहां फ्लो करती है, मास कहां फ्लो करता है? बी टू ए, हाई टू लो। तो करंट को तुमको जब भी इमेजिन करना हो तो करंट को इमेजिन कर लेना जैसे कोई वाटर की स्ट्रीम होती है, जो पानी बह रहा हो उसको करंट मान सकते हो। और वोल्टेज का मतलब क्या समझ सकते हो, क्या चीज है? तो वोल्टेज का मतलब है एक तरह से स्लोप। स्लोप से मतलब क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पे इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ स्लोप, जैसे ये थीटा एंगल है, इसको मान लो मैं रिलेट कर रहा हूँ स्लोप से, और मैं बोलूं कि जो टेन थीटा है वो बराबर होगा स्लोप के। तो एक तो फिसल पट्टी आपके पास ऐसी है, मान लो इस तरह से है, और एक फिसल पट्टी है ऐसी। तो इसमें इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप उसकी तुलना में कम है। तो अगर आप किसी चीज को यहां रखोगे तो वो जल्दी यहां पहुंचेगी और तेज चलती हुई आएगी, और यहां पे जो चीज रखोगे वो थोड़ा धीरे चलती हुई आएगी इस दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट था दोनों पॉइंट का, तो फिर उनका करंट भी डिफरेंट होगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंट होगा तो उनका करंट आएगा वो भी डिफरेंट ही आएगा, करंट सेम नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के करंट के अंदर ये। अब इसमें ओम्स लॉ में जो स्टेटमेंट लिखते हैं हम वो यही लिखते हैं कि ये चीज कब होती है? अगर जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं किसी चीज की, एक्सटर्नल कंडीशंस से मतलब किस चीज का होगा यहाँ पे? टेम्परेचर का और प्रेशर का। पर ये नहीं है कि सिर्फ ये दो ही चीजें होती हैं, बेसिकली ये दो चीजों में सोच सकते हो आप। अगर एक्सटर्नल कंडीशंस क्या रहें? कांस्टेंट, तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। ओम्स लॉ की जो वैलिडिटी है कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये कब लगती है? अगर एक्सटर्नल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहें। लेकिन अगर तुम रियलिटी में देखोगे तो जब भी किसी चीज से करंट जाएगा तो उसमें क्या पैदा होती है?
हीट, जब भी किसी सर्किट में करंट जाता है तो उस सर्किट में हीट पैदा होती है, और हीट अगर पैदा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, इनफैक्ट टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिर ओम्स लॉ वैलिड कैसे होगा? ओम्स लॉ की जो वैलिड होने का पॉइंट है वो सारा यही था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर जैसी चीजें ना बदलें, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अगर करंट जाएगा तो टेम्परेचर तो बदलेगा ही बदलेगा, तो टेम्परेचर बदलेगा तो फिर ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा। तो ये बात सही है कि जो ओम्स लॉ है वो 100% कभी भी वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ 100% कभी भी वैलिड नहीं होता, वो हमेशा एक परसेंटेज में वैलिड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है, जैसे हम यहां पे मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स। तो ओमिक मटेरियल वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन फॉलो कितना करता है, तो पूरा 100% तो कभी कोई फॉलो नहीं करता, ये लगभग 90 to 99% ओम्स लॉ फॉलो कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओमिक सब्सटेंसेस। और नॉन ओमिक का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो तो ये भी करते हैं पर बहुत कम। ठीक है, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को फॉलो करने से क्या मतलब है हमारा, ओम्स लॉ को फॉलो करने से क्या चीज से मतलब है हमारा यहां पे, कि करंट क्या होना चाहिए, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। तो देखना, जो ओमिक मटेरियल्स होंगे उनके लिए अगर आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, मान लो यहां पे मैंने करंट बना रखा है, यहां बना रखा है मैंने वोल्टेज। तो अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो किसी चीज का ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। ये रिलेशन कैसा है, जैसे y प्रोपोर्शनल टू x होता है वैसे। तो अगर कोई सब्सटेंस परफेक्ट फॉलो करे, यानी कि 100% ओम्स लॉ को फॉलो करे, तब तो उसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन कोई भी चीज ओम्स लॉ को 100% तो फॉलो करती ही नहीं है। तो ज्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं उनका ग्राफ या तो इस तरफ से होता है ऐसे झुका हुआ, या फिर इस तरफ से ऐसे मुड़ जाता है। थोड़ा बहुत बेंड तो आएगा ही आएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी किसी चीज में करंट जाता है तो कौन सी चीज बदलती है उसमें, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बदलने से यहां पे ओम्स लॉ से डेविएशन हर चीज में आएगा। और जो ये नॉन ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन ओमिक में क्या होता है ग्राफ, तो नॉन ओमिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को तुम पढ़ोगे 9th यूनिट में, तो वहां पे सेमीकंडक्टर्स में करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ इस तरह से आता है। सेमीकंडक्टर्स में वोल्टेज और करंट का रिलेशन, मतलब इसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वोल्टेज के, बहुत रेयर चांस है जहां पे वो है, मतलब है तो सही। यहां पे भी देखो, ये यहां पे ये जो पार्ट मैं बना रहा हूं अभी, इनमें ओम्स लॉ वैलिड है थोड़ा बहुत, जैसे यहां से यहां तक ओम्स लॉ को आप बोल सकते हो कि वैलिड है, थोड़ा सा यहां से यहां तक बोल सकते हो ओम्स लॉ वैलिड है। ओम्स लॉ वैलिड होने का मतलब क्या है, कि अगर आप वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो उसका करंट भी डबल हो, तब जाकर के हम बोलते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है कोई चीज। तो जो वैसे जो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये ओमिक मटेरियल्स में आते हैं जो काफी हद तक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो कोई कोई चीज 98% कर लेती है, कोई ज्यादा या कम। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने दो तरह का ग्राफ बनाया, ए और बी। जो ए वाला मैं ग्राफ बना रहा हूं इसमें मैं क्या दिखा रहा हूं, जैसे मैं करंट को यूं होते हुए दिखा रहा हूं। तो ये वाला जो केस होता है ये बहुत रेयर होता है। ए वाले केस से मेरा मतलब क्या है, देखो आप यहां पे थे मान लो इस वोल्टेज पे, तो यहां पे करंट की वैल्यू थी ये वाली, और आपने वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया, मान लो आपने इतना बढ़ाया वोल्टेज, सपोज 10% बढ़ा दिया आपने वोल्टेज, तो जो नया करंट आएगा वो यहां पहुंच गया। तो देख रहे हो करंट में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मतलब आपने वोल्टेज को मान लो थोड़ा सा चेंज करा था और करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज रेयर होती है। आमतौर पे जो मटेरियल्स होते हैं वो किस पाथ को फॉलो करते हैं, बी वाले पाथ को। ठीक है, ये वाला चीज कॉमनली आप देख सकते हो सर्किट में। और थोड़ा सा ग्राफ डेविएट क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से फर्क पड़ जाता है। एक और चीज देखना, यहां पे हमने ये तो बोल दिया कि V इक्वल टू आई आर, मतलब करंट चेंज होता है वोल्टेज के चेंज होने से। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर किसी बैटरी का वोल्टेज था 40 वोल्ट और मैंने उसमें करंट नापा, तो सपोज करंट आया 20 एम्पियर का। तो अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि अगर मैं वोल्टेज कर देता सपोज
10 वोल्ट, तो नया करंट क्या आता? तो नया करंट क्या आता? तो क्या आएगा इसमें, ओम्स लॉ लगाओगे तो 5 एम्पियर, ठीक है ना। वोल्टेज को आपने कितना करा, 1/4। वोल्टेज को आपने 1/4 करा तो करंट भी 1/4 हो जाएगा। करंट 1/4 यहां पे आएगा। ये ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि I इक्वल्स टू V बाय R, और R यहां मल्टीप्लाई, तो V इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस के बारे में काफी हद तक जानते ही होगे, ठीक है, 10th में भी आ जाती है ये चीज। तो रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सिंपल क्या हो रहा है, देखो, करंट का मतलब क्या होगा, V बाय R। तो आप यहां से बोल सकते हो कि अगर कोई मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट क्या होगा, बहुत कम। सिंपल सा मतलब यहां से याद रखो इस चीज को। करंट और रेजिस्टेंस, इनमें डिपेंडेंसी क्या होती है, 1/R। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो करंट और रेजिस्टेंस 1/, में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से आप ये चीज बोल सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस आपने करा डबल, तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ। क्योंकि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लगती है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी तो करंट की वैल्यू वोल्टेज के साथ चेंज होगी, ठीक है। और अगर आप रेजिस्टेंस से बात करते हो तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस किसी चीज का, उतना ज्यादा उसमें करंट, मतलब उतना कम करंट होगा उसमें। अब ये चीज देखने में सिंपल लगती है, लेकिन जब सॉल्व करते हो तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। देखना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस जोड़ रखे होते, एक होता मान लो 2 ओम का, एक होता 10 ओम का। यहां से करंट आ रहा होता मान लो 100। आपको मुझे ये बताना होगा कि एक तो जो करंट जाएगा 2 एम्पियर वाले से, उसको मैं बोल रहा हूं I1, और जो 10 ओम वाले से जाएगा उसको मैं बोल रहा हूं I2। तो आप क्या बता सकते हो बिना सॉल्व करे कि I1 I2 में क्या रिलेशन होगा? तब आप ये वाली बात याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है। तो मुझे बिना सॉल्व करे भी ये बात पता लग जानी चाहिए कि I1 कैसा आएगा, I2 से बड़ा आएगा। ये बात ओम्स लॉ से ही पता लग रही है हमको। और मैं लगा क्यों पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इन पॉइंट्स को बोलूं ए और बी, तो दोनों पॉइंट्स ए और बी से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के लिए 2 ओम और 10 ओम, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो आप बोल सकते हो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। फिर इसी में एक चीज और देखना, हमने कल रेजिस्टेंस के वेरिएशन की भी बात करी थी, ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी चीज का रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता है। तो वहां पर हमने ये वाला पॉइंट देखा था कि कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ते हैं, और वाइसे वर्सा। लेकिन अब दो तरह के मटेरियल मिलेंगे आपको, उनका नाम ये शायद पता नहीं पहले बताया भी हो शायद या ना बताया हो, थर्मिस्टर्स। ये मैंने बताया हुआ है पहले कभी, थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर्स के बारे में बात हुई है कभी पहले, बताओ बोल के। थर्मिस्टर्स के बारे में बात नहीं हुई कभी। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है अगर उसमें स्मॉल चेंज होता है तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है उसमें चेंज कैसा होता है, लार्ज चेंज। हाँ, ये जब मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया था तब ये मटेरियल के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो जो पोटेंशियोमीटर में वायर होता है वो थर्मिस्टर्स का उल्टा होता है। थर्मिस्टर्स कैसे होते हैं, आपने करंट को थोड़ा सा चेंज करा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर के लिए अगर आपको रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखनी है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो ये आती है कि नया रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पुराना रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां पे डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज। डेल्टा थीटा का मतलब होगा चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा एक कांस्टेंट होगा, आर नॉट और आर डैश ये दो वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस की किसी भी चीज की, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो यहां पे ऐसे बोल सकते हो कि मान लो किसी चीज का टेम्परेचर था, सपोज पहले वाले टेम्परेचर को हमने बोल दिया T1, मतलब मैं जो डेल्टा थीटा लिखूंगा वो क्या लिख रहा हूं मैं, T2 माइनस T1। तो T2 क्या है यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या है यहाँ पे, इनिशियल टेम्परेचर।
ये फाइनल टेम्परेचर होगा T2। तो यहाँ पे जो R0 ये R डैश है, ये R डैश रेजिस्टेंस कब है? T2 टेम्परेचर पे। R डैश क्या है? रेजिस्टेंस उस चीज का, पर किस तापमान पे? T2 पे। और R0 किसको लिख रहा हूं मैं? तो जो रेजिस्टेंस होता T1 पे। तो यहां से मतलब दो टेम्परेचर्स के बीच में अगर हमको निकालना है कि किसी चीज का रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है कंडक्टर्स में, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज तो याद रख ही सकते हो कि तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए ये जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है। अल्फा का नाम क्या होता है? जैसे 11th में होता है वो लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, वैसे यहाँ पे हम अल्फा को क्या बोलते हैं? मतलब लीनियर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर थर्मल कोफिशिएंट। बेटर वर्ड होगा थर्मल कोफिशिएंट। तो यहां से अगर हमको सॉल्व करना हो तो क्या है, मान लो आपको अल्फा दे रखा हो, अच्छा अल्फा की यूनिट क्या होंगी? तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आर डैश इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, या फिर डायरेक्टली ही तुम भेज देते उसको यहाँ पे नीचे, यहां से डायरेक्ट आ जाता आर डैश बाय आर नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस चीज की यूनिट्स क्या होती जो इस चीज की होती? ये चीज यूनिटलेस होती क्योंकि दोनों यूनिट सेम है, तो ये चीज यूनिटलेस, 1 भी यूनिटलेस, तो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा क्या होता है? यूनिटलेस। तो अल्फा की यूनिट्स क्या आती? 1 अपॉन चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि 1 अपॉन केल्विन या फिर 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आती है अल्फा के यूनिट्स की। 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। और यहां पे आपको बोला हो कि कोई चीज है उसका रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेल्सियस पे था 10 ओम, और उसका रेजिस्टेंस 90 डिग्री सेल्सियस पे हो गया 18 ओम। नहीं, दोनों तो मैं दे ही नहीं सकता, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि 90 डिग्री पे इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो आपने सॉल्व करके निकालना है। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? इसका रेजिस्टेंस निकाल लो 90 डिग्री पे क्या आएगा। इसका रेजिस्टेंस 90 डिग्री पे क्या आएगा? करो सॉल्व, बताओ आंसर। आकाश संबंधी विज्ञान, व्योम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान।